दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के ग्रामीण वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रत्येक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसको लेकर नीतीश सरकार के दौरान दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार बिहार के गाँवों को शहर का लुक देने की तैयारी कर रही है। जहाँ प्रत्येक गाँव में 30 मीटर पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर नीतीश सरकार पहले ही ऐलान कर चुके थे और कहा गया था कि पूरे बिहार के गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, लेकिन अब उस स्ट्रीट लाइट पर काम शुरू हो गया है। हर एक गांव में 30 मीटर पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जब पंचायत चुनाव के कारण इस काम में थोड़ी देरी हो रही है। आपको बता दें कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी गाँव को शहर की तरह रात के वक्त रोशन करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। गाँव की गलियां और चौराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि बिरेडा को दिया गया है। दोस्तों बिहार में कोचिंग खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर अगस्त महीने में स्थिति अनुकूल रही तो यहां कोचिंग खोलने की मंजूरी दी जाएगी। यह दरअसल कोरोना महामारी के कारण बिहार में काफी लंबे समय से कोचिंग संस्थान बंद है, जिसके कारण छात्रों को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही है। हालांकि वर्तमान समय में कोरोना की दूसरी लहर बिहार में कम होती जा रही है। ऐसे में कोचिंग संस्थान खोला जा सकता है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति तय करेगी कि 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग खोली जाएगी या नहीं। बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ इस संदर्भ में नई गाइडलाइन भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों कोरोना टीकाकरण के बाद होने वाली फीवर यानी कि बुखार के कारण पिछले 15 दिनों में पैरासिटामोल की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद पैरासिटामोल की गोली की बिक्री दोगुनी बढ़ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वायरल फीवर के कारण विभिन्न कंपनियों का पैरासिटामोल गोली की बिक्री सबसे अधिक हो गई है। सीमांचल मिथिलांचल के होलसेल कारोबारियों की माने तो पहले करीब 5000 स्ट्रिप यानी कि 50,000 टेबलेट पैरासिटामोल होलसेल बाजार से निकला करता था, लेकिन अब करीब 2 लाख टेबलेट रोज होलसेल बाजार से निकल रहा है। इसके अलावा टाइफाइड और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बढ़ने से एंटीबायोटिक दवाई की डिमांड बढ़ गई है। ये डिमांड काफी बड़ी है। फिलहाल विभिन्न कंपनियों की ओर से मांग के अनुसार दवाई भेजी जा रही है, इसीलिए दवा की किल्लत नहीं है। दोस्तों मेडिकल फील्ड में नौकरी तलाश रहे बिहार झारखंड के युवाओं के पास एक सुनहरा मौका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पटना एम्स ने सीनियर रेजिडेंट के पद पर भर्ती 2021 के लिए आवेदन मांगे हैं। एम्स में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार सीधे वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे जनरल कैटेगरी के 4 पद, ओबीसी के 4 पद, एससी के 5 पद और एसटी के 2 पद आरक्षित हैं। उम्मीदवार 24-31 जुलाई 2021 और 7-14 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। दोस्तों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि 1930 के बाद मुस्लिम आबादी को बनाने पर सुनियोजित तरीके से काम किया गया था। अब उनके इस बयान पर एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी नफरत का आदी है और इसके साथ समाज को जहर देता है। इस महीने की शुरुआत में हम एक हैं के बारे में भागवत के सभी नाटकों ने उनके अनुयायियों को बहुत परेशान किया होगा, इसलिए उन्हें मुसलमानों को नीचा दिखाने और झूठ बोलने की ओर लौटना पड़ा। आधुनिक भारत में हिंदुत्व का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर सबका डीएनए एक है तो फिर गिनती क्यों हो रही है। अगर भारत में मुस्लिम आबादी को देखें तो 1950 से 2011 में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। हकीकत यह है कि आरएसएस के पास जीरो ब्रेन और मुसलमानों से 100% नफरत है।
दोस्तों बिजली के क्षेत्र में बिहार की ताकत आज से और बढ़ गई है। जी हाँ, बिहार को अब करीब 560 मेगावाट और बिजली मिल सकेगी। इसके बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली अधिक देर तक मिल सकेगी। एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन की दूसरी यूनिट से शुक्रवार से बिजली की उत्पादन शुरू हो गई है। एनटीपीसी की दूसरी यूनिट की क्षमता 660 मेगावाट है। इस यूनिट से बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। दोस्तों जातीय जनगणना के मसले पर आरजेडी और जदयू की राय लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों दलों इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरजेडी विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना नहीं किए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश जदयू उपाध्यक्ष संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि जातीय जनगणना जदयू की पुरानी मांग रही है, इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिहार विधानमंडल से जातीय जनगणना को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी कि पास किया गया है, उसकी पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। संजय ने कहा है कि जदयू न केवल जातीय जनगणना का समर्थन करता है बल्कि इसके लिए कृत्य संकल्पित भी है। जातीय जनगणना का प्रकाशन बहुत जरूरी है। जनगणना में जातीय का कॉलम होना ही चाहिए। किसी भी योजना को तैयार करने का आधार जनसंख्या ही है। संजय ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि जो काम उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सकता, जबकि हकीकत यह है कि सामाजिक समानता और इसके विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच के करीब भी नहीं पहुंच सकते तेजस्वी। ये सामाजिक न्याय के नाम पर छलावे का दौर नहीं है। अब समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी सरकार के विकास योजनाओं का लाभ पहुंचता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में 12वीं की टॉपर रुमाना सुल्ताना बनी है। यह पश्चिम बंगाल 12वीं की परीक्षा में मुर्शिदाबाद की कांदी राजा महेंद्र चंद्र गर्ल हाई स्कूल की छात्रा रुमाना सुल्ताना ने 500 में से 499 अंक हासिल करके टॉपर बनी है। लेकिन उनके टॉपर बनने के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। यह बीजेपी से लेकर बंगाल इमाम एसोसिएशन ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की आलोचना की है और अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष महुआ दास ने कल परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए कहा था कि एक मुस्लिम लड़की ने 500 में से 499 नंबर हासिल किए हैं, लेकिन वे उसका नाम नहीं लेगी। जब मुस्लिम लड़की के रूप में टॉपर छात्रा का परिचय देने पर राज्य में बवाल मचा हुआ है। जब बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यहिया ने एक प्रेस बयान जारी करके कहा है कि कल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने जिस तरीके से राज्य के टॉपर छात्रा का परिचय दिया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और वेदनायक है। जिस तरीके से एक प्रतिभावान छात्रा का परिचय उसके धर्मों को सामने रख कर दिया गया है, इसके बाद उन्हें पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रतिभा की पहचान धर्म से नहीं होती है। उन्हें तत्काल ही उनके पद से हटा देना चाहिए। दोस्तों बिहार में कमजोर तबके के विभिन्न लोग एक बड़े पैमाने पर लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं। वहीं अब बिहार में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गया जिले के कई इलाकों में हिंदू धर्म छोड़कर लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। बताया जा रहा है कि गया के नैली पंचायत के दुभल गांव के महादलित टोला समेत डोभी प्रखंड में मिशनरी प्रार्थना सभा में विभिन्न लोग भाग ले रहे हैं। वहीं सवाल उठता है कि क्या धर्मांतरण सही है? लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर गंभीर चिंता का मसला बनता जा रहा है। वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस धर्मांतरण के लिए अपने ही धर्म के अंदर व्याप्त भेदभाव को प्रमुख वजह बताया है। जीतन राम मांझी ने गया में पत्रकारों से बात करते हुए बयान दिया है कि जब अपने घर में सम्मान ना मिले तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि अपने धर्म में व्याप्त भेदभाव धर्मांतरण की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को अपने घर में सम्मान नहीं मिलेगा तो वे निश्चित ही तौर पर दूसरे के घरों में जाएंगे। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि धर्मांतरण से हिंदुस्तान की एकता पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां मन मुताबिक धर्म पालन करना और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। वही जीतन राम मांझी धर्म परिवर्तन को किसी भी तरीके की समस्या का विषय नहीं मानते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब अपने घर में मान सम्मान इज्जत और मर्यादा नहीं मिले, वही अन्य जगह मान सम्मान इज्जत और मर्यादा मिल रही है तो ऐसी जगह लोग जाएंगे ही। घर के मालिक को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वे क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घर में उनका विकास संभव नहीं है, यहां छुआछूत की बात होती है। वही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यह बात भी कही है कि वे किसी मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोया जाता है। इससे क्या समझा जाए?
दोस्तों पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनका फोन टेप किया गया है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है बल्कि जनता की आवाज पर आक्रमण है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। जहां मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया है। गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही कर सकते हैं। ये सरकार की तानाशाही है। उन्होंने कहा है कि पेगासस एक हथियार है और इस हथियार का निर्माण इजरायली सरकार करती है, वो इसका प्रयोग देशद्रोही के खिलाफ करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा फोन टेप हो रहा है, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं और न ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों महाराष्ट्र के महाड के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। यहां रायगढ़ के महाड के तलई गांव में चट्टान खिसकने से 36 लोगों की जान चली गई है। जिला अधिकारी निधि चौधरी ने 32 मौतों की पुष्टि की है। 35 घरों पर पहाड़ से चट्टान टूटकर गिरी है, यानी कि एक तरह से पूरा गांव तबाह हो गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर के मुताबिक मलबे के नीचे 40 से 45 और 100 होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मलबे के नीचे करीब 80 से 90 लोगों के दबे होने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक कल 4:30 बजे शाम को यह दुर्घटना हुई है, लेकिन प्रवीण दरेक के मुताबिक अभी तक बचाव कार्य के लिए प्रशासन से ना तो फायर ब्रिगेड की टीम आई है और ना ही राहत कार्य से जुड़े कोई भी अन्य टीम आई है। दोस्तों सरकार के दिशा निर्देश पर अब पटना के बाद छोटे शहरों से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू होगी। योजना के प्रथम चरण में राजगीर, गया, छपरा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए बसें चलाई जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अगले एक सप्ताह में होने वाली बैठक में इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। ऐसे में सभी को बड़े शहरों तक आना पड़ता है, इस कारण से लोगों को परेशानी होती है। भागलपुर से कोलकाता वाया दुमका वर्धमान होते हुए बस चलाने का प्रस्ताव तैयार है। पटना से दुर्गापुर के लिए बस चलेगी जो औरंगाबाद, हजारीबाग और धनबाद होते हुए आया जाया करेगी। दोस्तों देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। यह दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जी हां, वही मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है और पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेगी। दोस्तों सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें लबालब भरे एक तालाब नुमा खेत में से पानी अचानक से कम होना शुरू हो जाता है और जमीन के ऊपर की ओर उठने लगती है। इसके बाद पानी से बाहर आई जमीन में दरारें फटती है और उसकी मिट्टी बगल में भरे पानी में गिरने लगती है। इस घटना के साथ कहानी सुनाई जा रही है कि देखो भाई, जमीन अपने आप ऊपर उठ रही है, ये एक नया तजुर्बा है, देखो पानी नीचे जा रहा है और जमीन ऊपर आ रही है, ये कमाल है। जी हाँ, ये वीडियो में से ये आवाज आ रही है। जी हां, 1 मिनट 58 सेकंड के इस अनोखे वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कई लोग इस वीडियो को कुदरत का चमत्कार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा अजूबा देखा किसी ने कभी नहीं देखा होगा। साथ में लिखा गया है कि आपको विश्वास नहीं होगा, पानीपत यूपी बॉर्डर पर कुदरत का करिश्मा, जमीन उठती हुई दिखाई दे रही है। जब वीडियो पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि पानीपत यूपी बॉर्डर पर जमीन अचानक ही ऊपर की ओर उठने लगी है, यह कुदरत का करिश्मा है। इसको लेकर एक न्यूज चैनल ने वायरल टेस्ट किया। एक न्यूज चैनल की वायरल टेस्ट में पाया है कि दावा तो सही है, लेकिन यह वायरल वीडियो हरियाणा के पानीपत का नहीं बल्कि करनाल के कुछपुरा गांव का है। और यह वीडियो 14 जुलाई 2021 का है। दरअसल यह घटना कुछपुरा गांव के एक किसान के खेत में घटी है। काफी गर्मी और सूखे के बाद धरती के नीचे का तापमान अधिक बढ़ गया था। इसके बाद वहां जब अचानक भारी वर्षा हुई तो धरती के नीचे अधिक तापमान होने की वजह से ये गड्ढे वाले खेत में जमा पानी अंदर से जलवाष्प में यानी कि गैस में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण वहां भारी दबाव बना और इससे जमीन की ऊपरी परत ऊपर उठने लगी। आप आगे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जमीन किस तरह उठने लग रही भाई, ये देखो भाई जमीन उठने लग रही अपने आप। ये देखो भाई नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई। देख बाहर जब पीछे हो ले कहीं तो भाई
ना भाई यू क्या यार विक्की कदे जमीन की चक जा जा रे विक्की ऊपर बैठ जा ऊपर बैठ कर चला गए मेरे भाई ये तो उठली यारी बाग का देखियो बैठना करी देखे बैठना दे बैठना करी उठला रे अरे बैठना रे देखे उठ गया और भी एला आगे देख तेरी बाल जा नुम्मो जुआ भाई नुम्मो जा फोन ना खाली देखो मेरे भाई ये देख पानी पड़ेगा भाई नीचे इसके कमाल है देख धरती पटल है देख कमाल है देख चित्र पटल भाई अपने आप ही जमीन उठना रही पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन ही ये तो बोले पर जान दे तो नहीं उठावेगा मेरे भाई ओए आगे लग विक्की देख सकते हो भाई पूरा ठा दिया। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भले ही कटिहार की नुमाइंदगी करते हो लेकिन उनका ससुराल भागलपुर है। जी हां, भागलपुर से तारकिशोर प्रसाद का रिश्ता गहरा है और ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं। जी हां, बीती रात तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में स्थित अपने ससुराल पहुंचे। तारकिशोर प्रसाद भले ही बिहार और बाकी लोगों के लिए उप मुख्यमंत्री हो लेकिन अपने ससुराल के लिए वे एक दामाद के तौर पर ही नजर आए। जी हां, आधी रात के वक्त तकरीबन 12 बजे तारकिशोर प्रसाद भागलपुर के नाथनगर में स्थित अपने ससुराल पहुंचे। ससुराल वालों ने दामाद उप मुख्यमंत्री की स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। यह गाजे बाजे के साथ साथ पंडाल भी लगाया गया था। यह माहौल ऐसा था जैसे कोई शादी समारोह का आयोजन हो रहा हो। सालों पहले तारकिशोर प्रसाद जिस घर में शादी के लिए पहुंचे थे, बीती रात जब फिर वहीं पहुंचे तो माहौल बारात सा ही लगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां खड़े थे। जमाई बाबू का स्वागत सोल माले और गुलदस्ते के साथ किया गया। हालांकि नाथनगर पहुंचे तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले रात के वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर ससुराल वाली गली में आगे बढ़े। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद ससुराल वालों के बीच एक दामाद के रूप में ही नजर आए। दोस्तों राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से बदसलूकी करने के मामले में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सांसद शांतनु सेन को इस बाकी बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन की बदसलूकी पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति है और वही संस्कृति को संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हिंसा की है उसी संस्कृति को आज वे संसद में ला रहे हैं। जहां वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष सड़क पर सिर फोड़ रहा है और सदन में कागजात फाड़ रहे हैं। यह सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं होते हैं। साथ ही कहा है कि कल की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक अहम फैसला सुनाया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर आपने किराए पर गाड़ी ली है तो उसका बीमा भी ट्रांसफर माना जाएगा। अगर किराए पर लेने के बाद गाड़ी हादसे का शिकार हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि अगर गाड़ी इंश्योर्ड है और उस एग्रीमेंट के तहत कॉर्पोरेशन वाहन को तय रूट पर चला रहा है और अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी या फिर कॉर्पोरेशन या फिर वाहन मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत कॉर्पोरेशन वाहन मालिक की तरह है क्योंकि उस वाहन की यानी कि गाड़ी की डिमांड उसके पास है। ड्राइवर या कंडक्टर उनके माती हाथ में काम कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ी के साथ बीमा पॉलिसी भी ट्रांसफर मानी जाएगी। दोस्तों बिहार विधानमंडल में सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है जिसको लेकर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चले इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह है तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति। एक पार्टी के नेता होने के साथ तेजस्वी यादव पर विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। ऐसे में बैठक में उनके नदारद रहने को लेकर जदयू ने सवाल उठा दिए हैं। जदयू प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर अनुपस्थिति को लेकर कहा कि उनके लिए कोई नई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इस दौरान नीरज कुमार राजद पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। उन्होंने आरजेडी को राजनीतिक पार्टी की जगह लालू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी करार दे दिया जिसमें सिर्फ लालू के परिवार को ही आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। नीरज कुमार ये बातें उन चर्चाओं को लेकर कही है जिसमें तेजस्वी यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी में कितने पुराने कार्यकर्ता क्यों न हो, आपको आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब आपका संबंध लालू परिवार से जुड़ेगा। इस पार्टी
पार्टी में वरीयता तजुर्बा रखने वाले नेताओं को जगह मिलती नहीं है। तेजस्वी यादव ही पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे, यह तय है, क्योंकि आरजेडी लालू की पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आपदा के समय गायब हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण को काल्पनिक बताने पर तेजस्वी यादव को प्रदेश के लोगों से माफी मांगने की भी बात कही है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसने बाहर बैठे दूसरे दल के नेताओं को भी बोलने का मौका दे दिया है। जहां लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि जनता दल यूनाइटेड का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जदयू के नेता भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कुछ कहने से बचते हो दिखे हो, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से अब नीतीश के लिए सलाह आने लगी है। यह कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीतीश कुमार को अपनी तरफ से सलाह दी है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि मंत्री के शपथ लेने के लिए आरसीपी सिंह बेचैन हो गए थे। सीएम नीतीश कुमार से अच्छे से सलाह नहीं ली है। आरसीपी सिंह ने जल्दबाजी में मंत्री पद की शपथ ली है। कार्यकर्ता के रूप में पॉलिटिक्स में आए हैं और आगे बढ़े, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। बहुत लोग उनको कमजोर करना चाहते हैं। यह पार्टी का जातीय समीकरण के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सीएम नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा होगा। ज्ञानू ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन हम नीतीश कुमार के शुभ चिंतित हैं। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार से पारिवारिक रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा है। उनके दल में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। ज्ञानू ने कहा है कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम से रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज नया कीर्तिमान बनाता पेट्रोल बुधवार को पटना में 105 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। इस साल जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमत 19 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है बिहार में। बिहार की बात कर रहे हैं। वही डीजल की कीमत 17 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। 1 जनवरी को पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 42 पैसे थी। इधर लगभग 1.5 महीने में ही पेट्रोल करीब 9 रुपए महंगा हो चुका है। 1 जून को पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 80 पैसे थी। 21 जुलाई को दाम बढ़कर 105 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। दाम बढ़ने के कारण कई पेट्रोल पंप संचालक 50 रुपए से कम पेट्रोल देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके कारण आए दिन वाद विवाद हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा से आवागमन महंगा हो गया है। पहले पेट्रोल कार से कार्यालय जाने पर जिस व्यक्ति का खर्च 1600 से 1800 रुपए हर माह आता था, अब 2600 से 2700 रुपए तक पहुंच गया है। महंगे पेट्रोल डीजल का असर पहले माल भाड़े पर, फिर आम जरूरत की वस्तुओं पर पड़ा। ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ते ही खाद्य तेलों को लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स तक सभी महंगे हो गए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने खास महल की जमीन पर सख्ती करने का फैसला कर लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि मूल लीज धारक के वंशजों का इस जमीन पर कब्जा कायम रहेगा, बाकी लोग बेदखल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले चरण में पटना की खास महल की जमीन का सर्वे हो रहा है। जल्द ही बिहार के अन्य शहरों में सर्वे होगा। पटना सहित 12 जिलों में खास महल की जमीन है। कुल रकबा 3700 एकड़ के करीब है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि वैसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनके पुरखों के नाम से खास महल की लीज है। उनकी लीज निवीकृत होगी। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के दावे को भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन लीज की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लीज रद्द की जा सकती है। लीज की प्रमुख शर्त यह है कि जमीन का सिर्फ आवासीय उपयोग होगा। इसके अलावा जमीन का व्यवसायिक या फिर अन्य उपयोग नहीं होगा। जबकि बड़े पैमाने पर जमीन के व्यवसायिक उपयोग की शिकायत आ रही है। लीज की जमीन बेचने का मामला भी सामने आया है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि नाजायज तरीके से खास महल की जमीन खरीदने वाले बचेंगे नहीं। उन्हें बेदखल होना ही होगा। सर्वे में यह जांच हो रही है कि किसी आवासीय परिसर में लीज की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। खास महल के बारे में आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने में सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, जजों, वकीलों एवं अन्य प्रभावशाली लोगों के आवास के लिए लीज के आधार पर जमीन का आवंटन किया गया था। पटना में कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेताओं के नाम से भी आवंटित है। लीज की मियाद 33 से 99 साल के लिए थी। दोस्तों, पूर्णिया में एक पुल 20 साल से बिना अप्रोच के खड़ा है। पूर्णिया में विकास राशि के दुरुपयोग का यह भी एक बड़ा उदाहरण है। शहरी क्षेत्र में ही 20 साल से एक पुल बिना अप्रोच के ही खड़ा है, लेकिन इसकी सुधि लेने की कोई भी जहमत नहीं उठाई है। फलाफल इस पुल का लाभ भी लोगों को नहीं मिला और 5000 की आबादी अब भी इसका डस झेल रही है। अब पुल का पाया भी ढहने लगा है। लगातार मांग के बाद इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। पूर्णिया शहर के चुनापुर घाट से बक्सर घाट जाने वाली
सड़क पर मरियाई धार में इस पुल का निर्माण कराया गया था। एक अस्थायी निवासी ने बताया कि इस परिक्षेत्र के लोगों की लगातार मांग के बाद तत्कालीन विधायक स्वर्गीय राजकिशोर केसरी के कोटे से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था। इस पुल के निर्माण होने के बाद आज तक इसका अप्रोच पथ जैसा का वैसा ही है। अब तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि पुल अब खत्म होने को है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण में पौधारोपण से लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाने वाली पश्चिमी चंपारण जिले की जीविका दीदियों का अब मत्स्य पालन भी कार्य क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र उनके जीविकापोर्जन के लिए निर्धारित होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें जल जीवन हरियाली के तहत अब तक विकसित किए गए पोखरों जल स्रोतों को विभिन्न समूहों के नाम पर आवंटित किया जाएगा। इसके तहत स्वतंत्र जलकरों को ही जीविका समूह को दिया जाएगा। दोस्तों, अमेज़न इंडिया ने प्राइम डे से पहले एक नए स्पेशलाइज्ड फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि एफसी के लॉन्च के साथ बिहार में अपने फुलफिलमेंट नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। करीब 3 लाख क्यूबिक फीट की स्टोरेज क्षमता के साथ नए फुलफिलमेंट सेंटर को बड़े एम्प्लॉयजेस और फर्नीचर कैटेगरी के कस्टमर्स ऑर्डर को स्टोरेज करने और फिर प्रोसेस करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। जहां राज्य में 11,000 से अधिक के सेलर्स विस्तारित नेटवर्क के साथ व्यापक चयन और तेज डिलीवरी के साथ बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच पाएंगे। जहां राज्य में अतिरिक्त निवेश से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और सहायक व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह सरकार की ओर से दंगा शब्द को फिर से परिभाषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा गया जाएगा। इससे संबंधित फैसला वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। यह आपको बता दें कि दंगा जैसे विषय को दूसरे रूप में नामांकित और वर्गीकरण करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजने को लेकर पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। इससे संबंधित पत्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से जारी किया गया है। बिहार अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक में और भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे बैनर का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रदेशवासियों को आयोग के दिशा निर्देश का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। जी हां, आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला अधिकारी को निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार सभी जिलों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही मतदान केंद्रों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में यूपी के ही छोटे सियासी दल नहीं लगे हैं, बल्कि बिहार की भी सियासत ने पांव यूपी में पसारना शुरू कर दिया है। यह पूर्वांचल के रास्ते बिहार के छोटे दलों ने यूपी में दस्तक देना शुरू कर दिया है। दरअसल एक दिन बाद यानी कि 25 जुलाई कल ही फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल भी जल्द यूपी में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वीआईपी की ओर से इस मौके पर फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की मंशा थी। इस समय वाराणसी और पूर्वांचल भर में विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय खोलने और फिर पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी प्रखंडों में फूलन देवी की शहादत को याद करने की तैयारी है। इसके जरिए पार्टी यूपी में अपना जनाधार मजबूत करने की तैयारी भी कर रही है। पार्टी की ओर से वाराणसी में कई जगहों पर पोस्टर लगाकर आयोजन को चुनावी रणनीति के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यह रातों रात लगे पोस्टर से पूरे यूपी में चुनावी समीकरणों में नए सिरे से बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मंत्री भी हैं और यूपी में भाजपा सरकार के सामने वे चुनौती देने जा रहे हैं। इससे पहले पूर्वांचल के मजबूत दल सुभाषपा से भाजपा का संबंध खत्म हो चुका है। अब सुभाषपा की पार्टी के लिए पूर्वांचल से चुनौती पेश कर रही है, जबकि सुभाषपा के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी साथ खड़ी है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में काफी सक्रियता दिखाई और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पार्टी को वोट भी खूब मिले। दोस्तों, बिहार में चमकी बुखार डराने लगी है। एसकेएमसीएच में भर्ती 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। जो गुरुवार को एक और संदिग्ध को भर्ती किया गया है। जिन बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है उनमें गौरेल के रजनीश कुमार, लालगंज की शबनम कुमारी, मुसहरी के साहिल कुमार शामिल है। ये तीनों का इलाज एईएस के प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। एसकेएमसीएच में अब तक 50 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 10 बच्चों की जान भी जा चुकी है। 31 बच्चे स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। 2 बच्चों की
अभिभावक इलाज के दौरान ही उसे लेकर चले गए। जहां यहाँ फिलहाल 7 बच्चों का इलाज चल रहा है। बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में पिछले 10 दिनों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। 12 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक एसकेएमसीएच में करीब 12 से अधिक मरीज चमकी बुखार में आए हैं। यह चमकी बुखार की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के कुछ जिलों में चमकी बुखार का कहर सबसे अधिक होता है, खास करके मुजफ्फरपुर जिला में। दोस्तों, बिहार के पटना, गया, दरभंगा, नवादा, नालंदा, सीमांचल, मिथिलांचल समेत सभी जिलों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें परिवार वाले संपत्ति से बेदखल कर देते हैं और उन्हें हिस्सा नहीं देते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर परिवार वाले जमीन में हिस्सा ना दी तो क्या करें। यह ताजा रिपोर्ट के अनुसार आपके परिवार वाले जैसे दादा, पिता, भाई, चाचा आपको जमीन में हिस्सा ना दे तो आपको ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। इसके बाद कोर्ट आपको जमीन या फिर संपत्ति में आपका हिस्सा तय करेगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति या फिर जमीन है तो आपको उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। इससे आपको कोई भी व्यक्ति बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि पुश्तैनी जमीन पर जन्म से ही अधिकार सिद्ध होता है। लेकिन अगर दादा, पिता, भाई, चाचा ने अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी है तो उसमें आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर पुश्तैनी संपत्ति में आपको अधिकार चाहिए तो फिर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी का कागजात होनी चाहिए। अगर कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का केवला डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।